हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स रियल नंबर चैप्टर का। ठीक है, और अगर इस वीडियो को आपने सही से कर लिया, इस वीडियो सेशन को आपने सही से कर लिया, तो डेफिनेटली आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है, 8-9 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और वहीं से आने वाले हैं। 30 सेकंड्स हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा। इस 30 सेकंड्स में आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं। जरूरत पड़ने पर वीडियो को पॉज करिएगा, सॉल्व करिएगा और उसके बाद से फिर वीडियो को कंटिन्यू करिएगा और उसके सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, तो पेन और कॉपी उठा लीजिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब और क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जो मन करे 30 सेकंड में कर लीजिए और उसके बाद से फिर सॉल्यूशन करना है। जो मन करने का मतलब ये नहीं है कि बस भाग जाना है छोड़ के पढ़ाई करने के लिए। जनरली जब हम कहते हैं बच्चों से जो मन करे करो तो पहले किताबें बंद करते हैं ये नहीं करना है। ठीक है, जो मन करेगा मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको करना है वो करिए। बाय द वे, टाइम इज गोइंग टू अप। पॉज कर लीजिएगा जरूरत पड़ने पर और करिएगा जरूर सॉल्व। ओके, चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर। इस एक्सप्रेशन को इरेशनल प्रूफ करना है और आपको ऑलरेडी देके रखा है कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, सो हाउ विल प्रूव इट, कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए यार, सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है रैशनल और इरेशनल। देखिए, अगर एक नंबर लाइन आप बनाते हैं ना, तो इस नंबर लाइन पे यहाँ 0 होता है और इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इस तरफ और इस तरफ ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो नेगेटिव नंबर है और राइट हैंड साइड में जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, इनमें कोई भी एक रैशनल हो सकता है और इरेशनल हो सकता है। और इसी के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रियल नंबर और इस लाइन को बोलते हैं रियल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये समझ लेनी है बात कि अगर कोई एक पॉइंट है, सपोज करते हैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, ये कोई नंबर है, लेट अस सपोज ए, तो ए तो रियल नंबर है डेफिनेटली, क्योंकि नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर है। और रियल नंबर दो चीजों से मिलकर बनते हैं, या तो रैशनल से, ठीक है, या फिर किससे, इरेशनल से। दो चीजों से मिल करके हमारे नंबर्स बनते हैं, रैशनल या फिर इरेशनल। अब क्या है चीजें आपको ये समझनी है। देखिए, अगर कोई नंबर रैशनल हुआ तो वो इरेशनल नहीं हो सकता है, और अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा। आप बात को समझिए, अगर ए को मैंने कह दिया कि ये रैशनल है, तो रैशनल है तो ये रैशनल ही रहेगा एक साथ। इरेशनल और रैशनल दोनों नहीं हो सकता। अगर मैं पुरुष हूं, मेल हूं, तो मैं मेल ही रहूंगा, और अगर मैं फीमेल नहीं हूं तो मैं मेल रहूंगा। आप बात समझ रहे हो, मतलब दो ही केस यहाँ पे बनता है, या तो रैशनल होगा या तो रैशनल नहीं होगा। अगर रैशनल है तो रैशनल है, अगर रैशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, तो जो भी नंबर्स आपको दिए जाते हैं वो या तो रैशनल होते हैं या तो इरेशनल होते हैं। आपको प्रूफ करना है कि इरेशनल है। तो इस सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, इस नंबर को लेट कर लेते हैं कि ये जो है एक रैशनल नंबर है। समझ रहे हो आप, प्रूफ करना ही रैशनल, लेकिन हम क्या लेट कर लेते हैं कि ये जो है रैशनल नंबर है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रूफ लेट कर लूं कि लेट 2 + 5√3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये हम लेट कर सकते हैं। तो ये अगर रैशनल नंबर हो गया तो इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर का फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हो गया कि हम इसको लिख सकते हैं कि देन इसको हम लिख सकते हैं 2 + 5√3 इज इक्वल टू p/q। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सी बात है कि अगर कोई रैशनल नंबर का फॉर्म है तो रैशनल नंबर में p/q लिखा जाता है। ठीक है, और ये p और q क्या है, तो p एंड q आर को प्राइम्स। को प्राइम्स के बारे में मैंने वीडियो सीरीज के पहले वीडियो में बताया था कि को प्राइम्स क्या होते हैं, उसको आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें पी एंड क्यू और को प्राइम्स का मतलब क्या होगा कि इनका जो HCF जो होता है ना, HCF ऑफ पी एंड क्यू, वो 1 आता है। ठीक है, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए आपके समझने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा पी और क्यू है वो को प्राइम हो गया, और उसका HCF डेट इज HCF ऑफ पी एंड क्यू जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, यानी 1 आने का मतलब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जाहिर सी बात है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 हो गया तो इसका मतलब कि इसमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर मैं 2 को इस तरफ ट्रांसपोज करूं तो बचता है अपने पास 5√2, 5√2, और इस तरफ हो जाएगा p/q-2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। और अगर 5 को भी मैं इधर भेजूं तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू
1/5 है ना, 5 है नीचे जाएगा तो 1/5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा p/q -2। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा √2 नहीं √3 था तो इसको √3 कर लेते हैं, मैंने ध्यान से देखा नहीं, अभी क्वेश्चन पे दिमाग गया है, ये √3 है और ये भी √3 है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो √3 है ना, ये √3 वो क्या है, इरेशनल नंबर है और हमने p/q को रैशनल माना था। समझिएगा जरा, ये पूरे चीज को हमने रैशनल माना था, ये भी रैशनल है। अब रैशनल रैशनल के इक्वल होता है, लेकिन रैशनल जो है वो इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। ये कैसे रैशनल है, देखो कोई भी रैशनल नंबर अगर है ना, लेट अस सपोज कि q एक रैशनल नंबर है, तो इसमें कोई भी रैशनल नंबर अगर आप जोड़ते हो, नॉन जीरो रैशनल नंबर आप जोड़ते हो या नॉन जीरो रैशनल नंबर आप माइनस करते हो या नॉन जीरो रैशनल नंबर से आप जो है प्रोडक्ट करते हो या नॉन रैशनल नंबर से डिवाइड करते हो, जो भी रिजल्ट आपका आएगा ना, जो भी रिजल्ट आएगा आपका, वो एक रैशनल नंबर ही होगा। आप बात समझ रहे हो, यानी रैशनल नंबर में आप कुछ भी जोड़ लो, रैशनल नंबर में से आप कुछ भी रैशनल नंबर को माइनस कर लो, प्रोडक्ट कर लो, डिवाइड कर लो, कुछ भी आप करते हो तो क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब p/q अगर एक रैशनल नंबर है, उसमें से मैं -2 कर रहा हूं, तो ये जो ब्रैकेट की चीज आएगी वो भी रैशनल होनी चाहिए, और उस रैशनल को अगर मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करूं यानी 5 से डिवाइड करूं तो भी रैशनल आना चाहिए, यानी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन रैशनल है, लेकिन ये इरेशनल के इक्वल आ गया। यानी हमारा ये मानना गलत हो गया कि p/q डेट इज 2 + 5√3 इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है ही नहीं, हमने जो माना था वो गलत माना था, और इसलिए क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो आप लिखेंगे कि सिंस √5 इज √3 है, मैं क्या लिख रहा हूँ, कभी √2 कभी √3, आप ध्यान से लिखिएगा, √3 है ना, ये √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, सो देयरफॉर आवर अजम्पशन, आवर अजम्पशन, अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्टेटमेंट है लेकिन सेंस सबका सेम होता है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग दैट 2 + 5√3 इज रैशनल। ठीक है, और कहीं कहीं पे लिखा रहता है इट कंट्राडिक्स आवर अजम्पशन दैट 2 + 5√3 इज रैशनल। ठीक है, रैशनल। ठीक है, या रॉन्ग कह दीजिए, एक ही बात हुआ। देयरफॉर 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर रैशनल गलत हो गया तो वो इरेशनल होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर कोई नंबर जो है वो रैशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, तुरंत नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इरेज करते हैं। पूरी बात समझ में आई है। देखो भाई, एक बार और रिवाइज कर देता हूं। देखो, अगर 2 + 5√3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, हमने ये लेट किया कि ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर ये p/q भी होना चाहिए, और इस p/q में से 2 माइनस कर रहे हैं, रैशनल में से रैशनल माइनस कर रहे हैं, तो ये भी रैशनल होना चाहिए, फिर 1/5 से मल्टीप्लाई करने पर ये रैशनल होना चाहिए। लेकिन ये जो रैशनल है वो √3 के इक्वल आ गया, यानी कि इरेशनल के इक्वल आ गया, यानी हमारा ये मानना ही गलत हो गया कि रैशनल है, क्योंकि ये इरेशनल के इक्वल है। और अगर ये इरेशनल के इक्वल है तो p/q भी क्या होना चाहिए, इरेशनल, दैट इज 2 + 5√3 भी क्या होना चाहिए, इरेशनल। तो ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। चलिए इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो इसको आप करिएगा फटाक से। इसके मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आऊंगा और फटाफट इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, इसको फास्ट करिए, 30 सेकंड है आपके पास, जरूरत पड़ने पे आप इसको पॉज कर सकते हैं। फास्ट करिए, फास्ट। ओके, योर टाइम इज अप, नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जो भी डिस्कशन हुआ पीछे उसी पे हमको वर्क करना है। फिलहाल हमारे पास जो 2 + √3 है उसको इरेशनल प्रूफ करना है, 2 + √3/5 को, और यहाँ पे √3 को दिया हुआ है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे लेट करेंगे वैसे ही कि लेट ये जो 2 + √3/5 है ये एक इरेशनल नंबर है। लेट 2 + √3/5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल
नंबर। ठीक है। ओह सॉरी, रैशनल लेट करते हैं ना, कहाँ ध्यान है मेरा यार, कभी कभी गड़बड़ा जाता है ध्यान नहीं। इज एन इज अ रैशनल नंबर, एन लिखने के बाद से मैंने इरेशनल लिख दिया, इज अ रैशनल नंबर। कभी भी हम जब प्रूव करना है इरेशनल नंबर तो उसको हम रैशनल लेट कर लेते हैं, इज अ रैशनल नंबर, सॉरी, आइंदा से ध्यान रखेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है। तो अगर ये रैशनल नंबर हो गया बच्चा तो हम इसको लिख लेंगे 2 + √3 अपॉन 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ये हम ले लेंगे। और यहां पर क्या होता है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, आर को प्राइम्स, एंड दैट इज HCF ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू 1। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये हो गया कि पी अपॉन क्यू जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट्स इट। कभी भी आप किसी रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हो तो उसमें वो को प्राइम ही आते हैं, जैसे 4/5 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर। बाय द वे, अब यहां पर 5 को अगर हम इस तरफ भेजें तो ये बन जाता है 2 + √3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। इस तरफ जाएगा तो ऊपर 5 इंटू पी हो जाएगा अपॉन क्यू। अब बात समझ में आ रही है आपको, ये 5 इस तरफ गया तो 5 इंटू पी हो गया, ऊपर चला जाएगा ना, नीचे है तो, और ओ 5 जब इधर चला गया तो यहां से हम मिटा लेंगे, मतलब ये। अब 2 को अगर आप इस तरफ भेजते हो तो यहाँ पे बचता है √3, और ये इक्वल टू हो जाता है 5p/q-2। ठीक है। तो √3 की वैल्यू आ गई 5p/q-2। ठीक है। अब ये √3 जो है वो इरेशनल है, तो हम लिखेंगे सिंस √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये गिवन है, इरेशनल नंबर। ठीक है। देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट्स, देखो ये कंट्राडिक्ट्स वाला भी स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं मैं, कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, अजम्पशन, स्पेलिंग वगैरह थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अजम्पशन मतलब होता है मान्यता। ठीक है। इट कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशंस, अजम्पशन होगा, अजम्पशंस नहीं होगा, अजम्पशन दैट 2 + √3/5 इज अ रैशनल नंबर। जो हमने इसको रैशनल माना था वो कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, रैशनल नंबर। और इतना लिखने के बाद आप लिख देना कि देयरफॉर इट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल, एन इरेशनल कर लो, इट इज एन इरेशनल नंबर। खत्म। ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है, ले लिया। चलिए इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशंस आप करेंगे, क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लिखने का तरीका और अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए, जो मैं समझा रहा हूँ, जो बातें मैं कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। बाय द वे, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग वर्ड प्रॉब्लम है ये यहाँ पे, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा जरूर। फास्ट, डू फास्ट, डू फास्ट। योर टाइम इज अबाउट टू एंड। चलिए इसको सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैंस एंड 19 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैंस आर टू बी स्टॉक्ड इन अ कैंटीन। 144 कार्टून्स हैं कोक के, बॉटल समझो यार, कार्टून मतलब बॉटल समझो, ठीक है। और 90 कार्टून्स यानी 90 पेप्सी है और 144 जो है वो कोक है। आर टू बी स्टॉक्ड इन अ कैंटीन, एक कैंटीन में उसको स्टॉक करना है, रखना है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब आगे कह रहे हैं इफ ईच स्टॉक इज ऑफ द सेम हाइट, अगर हर एक स्टॉक जो है वो सेम हाइट का है, ठीक है, एंड इफ इट इक्वल कंटेंस इट कंटेन इक्वल कार्टून्स, ठीक है, अगर ये इक्वल कंटेंस कार्टून्स करता है ऑफ द सेम ड्रिंक, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून ईच स्टॉक वुड हैव। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आपको हर एक, मतलब ऐसे आप सपोज कर लो कि एक कंटेनर है ऐसे, और इसमें जो है आपको भरने हैं कोक के और इसके क्या बोलते हैं, पेप्सी के, ठीक है, कोक एंड पेप्सी को भरना है। अब उसमें क्या कह रहा है कि अगर सेम हाइट हो, यानी हाइट जो है उसको सेम रखना है,
एंड इक्वल नंबर ऑफ ड्रिंक्स रखना है। सेम ड्रिंक्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते मिक्स कर सकते हैं आप कोक में पेप्सी मिक्स कर दें, मतलब बॉटल्स मिक्स नहीं कर सकते हैं। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास 4 जो है वो कोक है, ठीक है, मैं आपको ऐसे सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ, और 6 जो है वो पेप्सी की बॉटल है, पेप्सी, ठीक है। अब इसको हमें स्टॉक करना है, रखना है, एक के ऊपर एक आप रख सकते हो। तो कैसे रखोगे किसी एक के ऊपर, मतलब एक के ऊपर ऐसे ऐसे रख सकते हो, लेकिन हाँ एक चीज रखना है कि मिक्स नहीं कर सकते। पहली चीज, अगर आपने कोक रखा है तो सिर्फ कोक की बॉटल रहेगी, और पेप्सी रखा है तो सिर्फ पेप्सी की बॉटल रहेगी। एक में, एक स्टॉक में आप काफी सारे बॉटल रख सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि कोक वाला मैं दो दो रख लूंगा, समझ रहे हो, मतलब दो ऐसे करके आप हाइट 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 समझ लो, यहाँ पे 2 रख लिया, और यहाँ पे 2 रख लिया कोक वाला, और फिर यहाँ पे 2 पेप्सी रख लिया, यहाँ पे 2 पेप्सी रख लिया, और यहाँ पे 2 पेप्सी रख लिया। तो इस तरह से हमको सेम हाइट मिल जाएगा। 6 प्लेसेस मैंने लिए हैं, और इस तरह से नहीं, 5 प्लेसेस लिए, सॉरी 5 प्लेसेस लिए, और 5 प्लेसेस में 2-2 कोक और पेप्सी रख दिया। अगर मैं 3-3 रखता ना तो इक्वल हाइट नहीं हो पाएगी, सोचो, क्योंकि यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ पे तो 2 का बन जाएगा, मतलब एक के ऊपर एक रखेंगे अगर, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 6 का 3-3 बन जाएगा ग्रुप। लेकिन ये जो 4 वाला फंस जाएगा, इक्वल हाइट नहीं होगा, एक कोक बच जाएगा, और एक कोक बचाना नहीं है, मतलब सारे जो हाइट्स हैं आप समझ रहे हो, अगर आपने 3 रखा है तो सब में 3-3-3-3-3-3 करके आना चाहिए। लेकिन जब आप 3-3 रखते हो तो पेप्सी का तो 6 हो गया, लेकिन इसमें जो है 3 रखने के बाद से एक बच जाएगा, हाइट चेंज हो गया। तो ये भी नहीं कर सकते, 3 नहीं रख सकते। अगर आप सिंगल सिंगल रखते हो ना, जैसे 4 कोक है और 6 पेप्सी है, अगर आप सिंगल सिंगल रखते हो तो हाइट तो सेम होगा, लेकिन ये फिर ना एक हाइट में मैक्सिमम कोक नहीं रख पाओगे आप, ठीक है। और हमको क्या रखना है, हमको मैक्सिमम रखना है। यहाँ पे लिखा भी है ना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स रखते हैं एक जगह पे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा रखना है तो उसमें आपको 2 लेना पड़ेगा, नहीं एससीएफ लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि जब भी आप चीजों को बांटते हो, जरा समझना, जब भी आप चीजों को बांटते हो, जैसे 144 है और 90 है, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल नंबर में, और हाई ज्यादा से ज्यादा एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा रखना है, तो हम एससीएफ निकालते हैं। तो करना क्या है, इसमें 144 का और 90 का जो है हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद से एससीएफ निकालेंगे। तो कितने कार्टून्स एक जगह पे रखने हैं वो हमें पता चल जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स पता चल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नहीं कह रहा व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स ईच स्टॉक वुड हैव, हाँ ठीक है, मतलब आपको एससीएफ निकालना ना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सॉल्व किया जाए। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का स्क्वायर, मतलब कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी 144 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हो जाएगा 2 के पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे फैक्टराइज कर लीजिए। 144 है, 2 से कैंसिल आउट होगा 72, फिर 2 से कैंसिल आउट होगा 36, फिर 2 से कैंसिल आउट होगा 18, अरे यार ये 2 होगा, हाँ, फिर 2 से 9, फिर ये 2 से 3, और ओहो हो 3 से 9 जो है 3 से कटेगा 3, एंड 3 से 3 कटेगा 1, यानी ये हो गया 2 के पावर 4 इंटू 3। 90 जो है वो इसको काट लो, चलो 90, तो 2 से काटोगे तो 45, फिर कितने से काटोगे, 3 से 15, फिर 3 से 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये आपका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको लोवेस्ट पावर लेना होता है, तो 144 को 90, अब इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2 पावर 4 और 2 का एचसीएफ, मतलब लोवेस्ट लोवेस्ट पावर लेना होता है ना एचसीएफ में, तो 2 और 2 के पावर 4 में लोवेस्ट है 2, तो 2 ले लिया। 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर में लोवेस्ट भाई 3 स्क्वायर ही होगा, सेम सेम, और 5, और यहाँ पे 5 के पावर 0 आप कर सकते हो, तो 5 के पावर 0 आप ले सकते हो, बिकॉज 5 टू द पावर 0 इज 1, ओके। सो ये हो जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर इज 9, एंड यहाँ पे छोड़ दो तो 9 2 18, यानी 18 कोक्स और 18 पेप्सी के कार्टून्स आपको बनाने पड़ेंगे, तब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्टून्स एक जगह पे मिलेंगे, और हाइट भी सेम होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स इज 18, ठीक है। देयरफॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स इज 18 इन ईच स्टॉक भी लिख सकते हो, इन ईच स्टॉक, दैट्स इट, क्लियर है। एचसीएफ क्यों लिया, क्योंकि इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेम हाइट में, यानी सेम हाइट मतलब एक कार्टून में सेम नंबर ऑफ कार्टून्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद से इक्वल रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज ग्रेटेस्ट रखना है। तो जब भी ग्रेटेस्ट, इक्वल और हाईएस्ट रखना हो तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। डिस्ट्रीब्यूट जब करना होता है, चीजों को टुकड़ों में बांटना होता है तब,
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 4 और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फास्ट करिएगा, 30 सेकेंड्स आपको मिलते हैं। वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, सोचिए, विचारिए, जो मन करे करिए, लेकिन करिए जरूर क्वेश्चंस। योर टाइम इज अबाउट टू एंड। ओके, योर टाइम इज अप। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है कि 3 bells toll at interval of 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? अगर एक बार ये तीनों घड़ी बजे हैं तो कितने देर बाद फिर से एक साथ बजेंगी? अच्छा, इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक घड़ी है जो 2 मिनट में रिंग करती है, बजती है या टोल करती है, ठीक है, और एक 3 मिनट में रिंग करती है, बजती है। अगर ये वाली दोनों घड़ियां साथ में शुरू बजे हैं 12 बजे, ठीक है, तो उसके बाद कब फिर से बजेंगी साथ में? तो देखिए, जो पहली वाली घड़ी है, ये वाली घड़ी, ये 12 बज के 2 मिनट पे बजेगी। फिर अगली बार कब बजेगी? 12 बज के 4 मिनट पे बजेगी। फिर अगली बार कब बजेगी? 12 बज के 6 मिनट पे बजेगी। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, 2-2 मिनट के बाद बज रहा है, तो पहले बार अगर 12 बजे बजा है तो उसके बाद से 12 बज के 2 मिनट पे, 12 बज के 4 मिनट पे, 12 बज के 6 मिनट पे एंड सो ऑन, ऐसे ये बजेगा 12 बज के 8, 12 बज के 10 एंड सो ऑन, ठीक है। जो 3 मिनट वाली घड़ी है वो अगर 12 बजे साथ में ये दोनों बजे हैं, तो 12 बजे अगर ये बजा है तो 12 बज के 3 मिनट पे ये फिर से बजेगा। फिर कितने बार बजेगा? 12 बज के 6 मिनट पे। ऑब्वियस सी बात है, 3 मिनट बाद 12 बज के 3 मिनट, फिर 12 बज के 6 मिनट और फिर 12 बज के 9 मिनट एंड सो ऑन, इस तरह से ये बजेगा। तो ये दोनों घड़ियां साथ में कब बजी? 12 बज के 6 मिनट पे। आप देखिए, समझ रहे हो? जब चीजों का रिपीटेशन होता है तो वो कब कॉमन हो जाते हैं? अपने कॉमन मल्टीपल के, और वो भी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के। कब? जब हमको पहली बार निकालना रहे। और आगे ये कई बार बजेंगे, लेकिन जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो फर्स्ट टाइम होगा जब वो साथ में एक साथ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपकी चीजें रिपीट हो करके मिल रही हैं, मतलब देखो ना, 9, 12, 15 मिनट पे बार बार बज रही हैं, लेकिन वो रिपीट होकर के एक कॉमन टाइम पे आ रही हैं, तो वो कॉमन टाइम अगर आपको निकालना है तो आपको इस टाइम का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इस एग्जांपल से मैंने इसको बेटर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप समझ सकते हो क्यों एलसीएम की जरूरत पड़ी। क्योंकि ये टाइम्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये टाइम रिपीट हो रहा है और फिर जाके एक फर्स्ट टाइम में जो है मिल रहे हैं, यानी लोवेस्ट टाइम में मिल रहे हैं। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, चीजों का रिपीटेशन हो रहा है यानी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सीधा सीधा है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, और 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5। क्या लिखोगे? 3 इंटू 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 5। अब जब हम एलसीएम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 15, तो हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हाईएस्ट है, इन सब में 2 स्क्वायर जो है हाईएस्ट दिख रहा है। अगर 2 की बात की जाए, जो जो नंबर्स हमको दिख रहे हैं उसमें 2 स्क्वायर हाईएस्ट है। 2 स्क्वायर लिख लेंगे 2 में, ठीक है। यहाँ पे 2 है ही नहीं, यहाँ पे 2 स्क्वायर और यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 स्क्वायर इन तीनों में जो 2 की अगर बात की जाए, मेरी बात को समझो, जैसे ये 2 स्क्वायर है ना, यहाँ पे 2 स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 2 स्क्वायर नहीं, तो 2 स्क्वायर लिख लेंगे। 3 स्क्वायर 3 और 3, इन 3 स्क्वायर 3 और 3 में हाईएस्ट 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर लिख लोगे। मतलब जो तीनों में होता है उसको लिखना होता है। आप कहेंगे सर 2 स्क्वायर तो नहीं है, आप 2 के पावर 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया? यहाँ पे 2 के पावर 0 लिख सकते हो, अब आ गया? यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 लिख सकते हो, यहाँ पे 5 के पावर 0 लिख सकते हो, और यहाँ पे 5 है, ऐसे आप कर सकते हो। अब आप देखो, तो 2 स्क्वायर 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, 2 का स्क्वायर बड़ा है, वो लिख लिया। 3 और 3 स्क्वायर में 3 स्क्वायर बड़ा है, और 5 के पावर 0, 5 के पावर 0 और 5 में 5 बड़ा है, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 5 इंटू 4 20 इंटू 9, एंड ये हो गया 9 दूना 18, यानी 180 मिनट। तो 80 मिनट, 180 मिनट का मतलब क्या हो गया? 180 मिनट का मतलब हो गया 60 से डिवाइड करोगे 3 आवर्स, तो आप लिख सकते हो देयर फॉर दे विल टोल टूगेदर, दे विल टोल टूगेदर एट आफ्टर 3 आवर्स, 180 मिनट, इट इज 3 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर है? चाहे तो आप नोट कर सकते हैं।
इरेज करेंगे। आई होप समझ में आया है। बढ़िया से ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, जो कहा जा रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें आप जरा सोचिएगा क्वेश्चन को पढ़ के कि एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 30 सेकेंड्स। वीडियो को पॉज करिए, समझिए और बताइए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे? व्हाट यू विल डू? चलिए आपका टाइम खत्म हो रहा है। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया, देख लिया, समझ लिया। ओके, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम। लेंथ जो है वो 8 मीटर 50 सेंटीमीटर है, विड्थ जो है वो 6 मीटर 25 सेंटीमीटर है, एंड हाइट जो है वो 4 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। आपको एक ऐसा रॉड लेना है जो उस रूम को कंप्लीटली मेजर कर पाए। भाई जाहिर सी बात है कि वो रूम जो है ना, वो एक 3D फिगर है, ठीक है। एक 3D फिगर है जो रूम है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको ऐसे रफली बना करके समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इस तरह से एक फिगर है, ठीक है, ये रूम है आपका। इसमें जो है आपको लेंथ विड्थ और हाइट दिया हुआ है। मतलब ये लेंथ मान लेते हैं, ये जो है ये लेंथ है, ठीक है। ये जो है ये विड्थ है, और ऊपर ये जो डायरेक्शन में है, ये वाला डायरेक्शन या आप ये वाला डायरेक्शन कह लो, ये जो है हाइट है। अब इन तीनों को मेजरमेंट करना है, लेकिन एक ऐसे लॉन्गेस्ट रॉड से जो इनको बराबर बांट पाए, बराबर नाप पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो अगर ये 4 मीटर है, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। 4 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये 8 मीटर है, ठीक है। या लेंथ को 8 मीटर कर लेते हैं और इसको 6 मीटर कर लेते हैं, ठीक है। ये 6 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया और ये 8 मीटर हो गया। तो लॉन्गेस्ट रॉड आप कितने का लोगे? तो 1 मीटर के भी रॉड से आप बराबर बराबर मेजर कर सकते हो। लेकिन लॉन्गेस्ट रॉड की बात आप करोगे ना, तो 2 मीटर आपका जवाब होगा। क्यों? क्योंकि 2 मीटर का जब आप लोगे तो ये बड़ा से बड़ा रॉड होगा जो 4 मीटर को भी एग्जैक्टली नापेगा 2 बार में। समझ रहे हो? 2 2 ना 4, और फिर 8 मीटर को भी नापेगा 4 बार में, और 6 मीटर को नापेगा 3 बार में। मतलब आप ऐसे समझो कि ये 2 मीटर का रॉड जो है वो 6 के भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है और 8 के भी टेबल में आता है। 2 से ऊपर अब अगर आप जाओगे, 3 में जाओगे, 4 में जाओगे, 5 में जाओगे, तो ये तीनों के टेबल में नहीं आएंगे। किसी एक या दो के आ सकते हैं, लेकिन तीनों के टेबल में नहीं आएंगे। ये 2 ही सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आएगा। और टेबल में आने का मतलब ये हो गया कि इसको ये एग्जैक्टली नाप देगा और बड़ा से बड़ा होगा। तो ये 6, 8 और 4 का क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और यहाँ पर भी हम बेसिकली कर क्या रहा, रॉड की लेंथ निकालने के लिए हम दीवालों को इक्वल डिस्टेंसेस में तोड़ रहे हैं, बड़े से बड़ा। तो यानी जब भी मैंने कहा था कि जब भी आपको चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, डिवाइड करना हो, बांटना हो, तो आप क्या करते हो? एचसीएफ कैलकुलेट करते हो। अब यहाँ पे समझदारी ये दिखानी है कि सबसे पहले 8 मीटर 50 सेंटीमीटर को, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर को और 4 मीटर 75 सेंटीमीटर को आपको चेंज करना होगा सेंटीमीटर में, क्योंकि आप मीटर और सेंटीमीटर को डायरेक्ट आप एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो सबसे पहले 8 मीटर जो है, 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना 8 मीटर में जो है ना 800 सेंटीमीटर होता है। 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर होता है, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आप ये याद रखना, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो जो 8 मीटर होगा वो कितना हो जाएगा? 800 सेंटीमीटर। तो 800 सेंटीमीटर और प्लस 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 850 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से सबको लिख लेंगे। तो 8 मीटर 50 सेंटीमीटर जो होगा वो हो जाएगा 850 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली 6 मीटर 25 सेंटीमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 625 सेंटीमीटर। और 4 मीटर 75 सेंटीमीटर जो होगा वो हो जाएगा 475 सेंटीमीटर। अब इन तीनों का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। तो हम फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले। तो 850 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 625 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और 475 का कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग एचसीएफ निकाल लिया जाएगा। यहाँ जीरो नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए फटाफट फैक्टराइज करिए। ओके, सो यहाँ पर 850 का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? जरा ध्यान देना। ये आएगा आपका 2 से कटेगा 4 2 5, फिर ये 4 2 6 5 11 नहीं 5 से कटेगा, 5 घंटे 40, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा तो 5 1 के 5 और 17 17, और 17 से कटेगा। यानी कि जो आपका फैक्टराइजेशन आ रहा है इसमें आप देख सकते हो कि
850 का आ रहा है 2 × 5² इंटू 17। क्लियर है। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन करना है किसका, करना है अपने को 6 to 5 का। 6 to 5 का मुझे याद है 5 के पावर 4 होता है, वैसे भी आप कर सकते हो, काट सकते हो, लेकिन सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ कि 5 के पावर 4 होता है। ठीक है, और 475 का कर लेते हैं। तो 475 का जो होगा 475 का जब आप 2 से काटोगे, नहीं 2 से तो कटेगा नहीं, 7 4 11 5, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5 8 40, 5 9 45, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। 9 और 45 25 5, फिर 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 19 19, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 19। ठीक है, देख लो, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इंटू 19। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया भाई साहब। ठीक है, इरेज कर लेते हैं इसको। अब यहां पर हमको एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको याद होगा एचसीएफ, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर लेते हैं जो भी कॉमन हो। तो कॉमन तो सिर्फ 5 ही दिख रहा है और कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। तो ये जो हमारा 5 स्क्वायर, 5 के पावर 4 और 5 स्क्वायर में 5 स्क्वायर जो है वो लोवेस्ट है। तो ये हो जाएगा 25 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा लॉन्गेस्ट रॉड होगा वो 25 सेंटीमीटर का होगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द मेजर ऑफ रॉड इज द मेजर, या द लेंथ ऑफ रॉड लिख दो, मेजर मत लिखो। द लेंथ ऑफ रॉड इज द लेंथ ऑफ रॉड इज 25 सेंटीमीटर। दैट्स इट। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, और समझिए, नोट करने से ज्यादा समझना होता है। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है और इसको आप सॉल्व करेंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इसमें सबसे पहले आप सोचोगे एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके नेचर को समझिए, क्या आप कर रहे हैं, और उसके बाद से फिर आप देखिए कि हम एलसीएम से हमारा काम चलेगा या एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को जरूरत पड़े तो पॉज कर लीजिए प्लीज। ओके, योर टाइम इज अप, नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन को समझा जाएगा। अ फ्रूट वेंडर, फ्रूट वेंडर मतलब फ्रूट बेचने वाले दुकान की बात हो रही है, नहीं दुकान की नहीं, फ्रूट बेचने वाले इंसान की बात हो रही है। हैज 909 एप्पल्स एंड 945 ऑरेंजेस, ही पैक्स देम इनटू बास्केट्स, वो बास्केट में पैक करता है। ईच बास्केट्स कंसर्न्स ओनली वन ऑफ टू फ्रूट्स, मतलब हर एक बास्केट जो है वो इन दोनों में से कोई एक फ्रूट जो है वो रखता है, लेकिन इक्वल नंबर में। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट टू बी पुट इन द ईच बास्केट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज या मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट। मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स करने के लिए आपको कितने फ्रूट्स रखने होंगे ये आपको ध्यान रखना। देखो यार, मिनिमम बास्केट रखना है मतलब मैक्सिमम फ्रूट्स रखने होंगे। ठीक है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फ्रूट करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को, मतलब एक बॉक्स में जितना ज्यादा फ्रूट रखोगे उतना मिनिमम आपको बास्केट यूज करना पड़ेगा। कम फ्रूट रखोगे ज्यादा बास्केट जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा ज्यादा फ्रूट रखोगे तो कम बास्केट की जरूरत पड़ेगी। यानी हाँ, एक चीज तो समझ में आ गया कि एक बॉक्स में क्या रखना है, मैक्सिमम फ्रूट रखना है। दूसरा, नंबर ऑफ फ्रूट जो होंगे वो ईच बास्केट में वो इक्वल होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रूट जो होंगे वो इक्वल नंबर होंगे, तो ये भी रखना है, यानी मैक्सिमम रखना है एज वेल एज इक्वल रखना है, यानी कॉमन रखना है। इक्वल का मतलब क्या होता है, कॉमन। और उसके बाद से वो इन चीजों को बांटना है, तो बांटने का मतलब क्या होता है, फैक्टराइज करना। तो मैक्सिमम कह लो या हाईएस्ट कह लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। बात समझ रहे हो, जब भी, और मैंने इनिशियल क्वेश्चंस में बताया भी कि जब भी हमारे पास चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना हो कुछ इस तरह से कि सेम चीज एक तरफ हो और हाईएस्ट हाईएस्ट हो, तो उस कंडीशन में हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें 990 एप्पल्स और 945 ऑरेंजेस को बांटना है। मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स रखने हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स एक में रखना पड़ेगा, यानी हाईएस्ट फ्रूट्स रखने पड़ेंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो 990 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और 945 का कॉमन फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और जो आंसर आएगा वही हमारा होगा, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितने बास्केट्स लगेंगे, हमसे ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फ्रूट्स बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 945। ओके, तो 990 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लीजिए, बहुत आसान है। देखो यार, 9990 का करना कितना आसान है। ये हो जाएगा 99 × 10।
ठीक है। 99 को 9 इंटू 11 लिख सकते हो, 11 9 99, और 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5। नाउ ये 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11। बहुत ईजी, क्लियर है। और उस 945 का कर लेते हैं, 945, मतलब ऐसे समझ रहे हो ना। और ऐसे कट करके भी कर सकते हो, जैसे आप मान लो कि ये 9 4 13 5 18, 3 से जाएगा 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, फिर 3 1 4 5 9, 3 से जाएगा 1 एंड 0 एंड 5, फिर ये 3 से नहीं जाएगा, जाएगा 3 से जाएगा 3 3 जार 9 एंड 3 5 जार 15, फिर ये 5 से जाएगा 7 और ये 7 से जाएगा 1, यानी ये हो गया 3 बार 3 यानी कि 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 7, यहाँ पे 7 लिख ले रहा हूँ मैं बाहर, ठीक है। 2 यहाँ नहीं है तो 2 के पावर 0 लिख सकते हो, 11 यहाँ नहीं है तो 11 के पावर 0 लिख सकते हो, और यहाँ 7 नहीं ऊपर तो 7 के पावर 0 लिख सकते हैं। लिखते भी हैं, नहीं भी लिखते हैं, जो जैसी आपकी मनसा हो, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। बाय द वे, अब क्या करना है हमको आगे, आगे ये करना है कि हमको निकालना है एचसीएफ, और एचसीएफ क्यों निकालना है आपको क्लियरली मैंने समझा दिया, ठीक है। तो एचसीएफ में हम लेते हैं लोवेस्ट पावर 2, और 2 के पावर 0 में लोवेस्ट है 2 के पावर 0। 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर नहीं, 3 क्यूब और 3 स्क्वायर है यहाँ पे, जिसमें लोवेस्ट है 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर ले लेंगे। 5 में सिंगल पावर ये तो 5 ही लेंगे। 11 के पावर 0 ले लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। 7 के पावर 0 लिख लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। लोवेस्ट लेना होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 2 के पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं थी, फिलहाल लिख दिया, 1 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 5 का 5 इज 5, 9 5 जार 45, यानी आपको हर एक बास्केट में 45 फ्रूट्स रखने होंगे। ये 45 जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स है, जिसमें आप मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो एचसीएफ जो हो गया वो हो गया 45। अच्छा, कितने बॉक्सेस बनेंगे या कितने बास्केट्स बनेंगे एप्पल्स के? तो एप्पल्स के बास्केट बनाने के लिए देखो, एक बॉक्स में 45 एप्पल्स रख रहे हो, और पूरे के पूरे एप्पल जो है वो 990 है, तो इससे 45 से डिवाइड कर दोगे, आपका जो आएगा मुझे लगता है 45 गुना 90 और 22 आएगा, ठीक है। तो 22 बास्केट जो बनेंगे वो एप्पल्स के बनेंगे, और 945 जो है उसको आप जब 45 से डिवाइड करोगे, यानी 21 बास्केट जो बनेंगे वो ऑरेंजेस के बनेंगे। और टोटल कितने बास्केट बन जाएंगे? तो 21 प्लस 22 दैट इज 43। 43 बास्केट जो है टोटल बनेंगे। क्लियर हो रहा है क्या? चलो इरेज किया जाए। तो समझते चलिए, पढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो एन वर्ड प्रॉब्लम, अ वर्ड प्रॉब्लम। और ये आपकी घड़ी गायब हो गई गलती से मेरे से, तो ठीक है, आप एक बार ऐसे ही सॉल्व करो। 30 सेकंड में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। डबल क्लिक हो गया तो गायब हो गई घड़ी। चलो सॉल्व कर लो, पॉज करके सॉल्व कर लो, मैं रुका हुआ हूँ थोड़ी देर के लिए। चलिए कर लिया, आई होप कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। ओके, कह रहा है कि आर्मी कंटिजेंट, ठीक है, कंटिजेंट कह सकते हो, ऑफ 104 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। आर्मी बैंड होगा एंड 96 मेंबर इन अ परेड, मतलब 104 लोगों का आर्मी कंटिनेंट है, और वो एक बैंड के पीछे, जो कि 96 लोग हैं, उनके पीछे वो लोग मार्च करने वाले हैं। समझ रहे? मतलब आगे जो हैं वो बैंड वाले रहेंगे, और पीछे जो है वो आर्मी कंटिजेंट वाले रहेंगे। मतलब ये आर्मी वाले, ब्लू वाला जो मैं कर रहा हूँ ऐसे पीछे, फिर ऐसे आर्मी और ऐसे करके चलेंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर ये नंबर ऑफ कॉलम ऐसे बन रहा है ना, ये सेम होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ कॉलम को डिफरेंट कर दो, ठीक है। पहली चीज ये ध्यान में रखनी है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज जो होंगे सेम होंगे। जाहिर सी बात है, कॉलम सेम होगा तो रो भी अपने आप सेम हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? तो वो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा कि 104 आर्मी कंटिजेंट है, इज टू मार्च बिहाइंड द बैंड ऑफ 96, और 96 मेंबर जो हैं वो बैंड वाले हैं, ठीक है। कह रहा है कि टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बदलना नहीं चाहिए, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? तो आप सिंपली क्या करिए, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। क्यों एचसीएफ निकालना? जाहिर सी बात है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल समझो। मान लो कि 6 लोग जो हैं आर्मी के कंटिजेंट के होते हैं, और 4 लोग बैंड वाले होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम रखना है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? एक तो इक्वल, देखो भाई, नंबर ऑफ कॉलम का मतलब हो गया कि अगर यहाँ पर मैंने 2 बैंड वाले को, ये बैंड है, बी से बैंड और ए से आर्मी कर लेते हैं, 2 बैंड वाले रखें, तो इनके पीछे मैं 3
क्या रखूंगा, 3 आर्मी वालों को रख लूंगा। फिर 2 बैंड वाला रखा, चलो आर्मी वाले को ब्लू कर लेते हैं, ठीक है, आर्मी वाले को ब्लू कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 आर्मी वाले रखूंगा और फिर इसके पीछे 3 आर्मी वाले रखूंगा और 2 बैंड वाले को रखूंगा। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका 2 बैंड वाले। तो कहने का मतलब ये है कि एक रो में मैं कितने कितने लोगों को रख रहा हूँ, 2 लोगों को रख रहा हूँ ऐसे। तभी तो ये जो कॉलम कह सकते हैं आप, तो ये जो कॉलम्स हैं उसमें नंबर ऑफ जो है सेम कॉलम रहेगा, समझ रहे हो आप। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि कॉलम जो है वो सेम होना चाहिए, और कॉलम सेम होने के लिए रो में जो जितने लोग हैं वो सही रहने चाहिए, मतलब रो में सही इक्वल रहने चाहिए। जैसे फिर से एक बार समझ लो यार, मैं खुद गड़बड़ा जा रहा हूँ। देखो ये बैंड वाले हो गए, ठीक है, 4 लोग बैंड वाले थे और 6 आर्मी वाले में थे, 3 के पीछे पीछे खड़ा कर दिया ऐसे, ठीक है। अब क्या है कि कॉलम को सेम रखना है, तो कॉलम तो 2 ही हो गया ना, और भाई इसमें मार्च भी सेम हो रहा है। अगर आप इधर उधर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो? मतलब एचसीएफ निकालना है कुल मिलाकर के, आप ये समझो। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 104 का फैक्टराइजेशन और 196 का फैक्टराइजेशन। एचसीएफ क्यों निकाल रहा, समझ रहे हैं ना, नंबर ऑफ कॉलम सेम रखना था भाई मेरे। अगर उसमें नंबर ऑफ कॉलम सेम रखने के लिए अगर आप एचसीएफ में नहीं लगाओगे तो फिर जो है इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। इधर उधर आप कोई भी एग्जांपल लेकर के देख सकते हो। तो 104 और 96 का एचसीएफ निकालने के लिए हम 104 का पहले करेंगे फैक्टराइजेशन। तो 104 जो होगा ये हो जाएगा 2 से 5 एंड 2, फिर 2 से, तो 2 दूना 4 और 6 26, फिर 2 से 13, यानी कि हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 13, ठीक है, सही है ना। ठीक है, 96 का फैक्टराइजेशन करिए, 2 से कटेगा 4 8, फिर 2 से कटेगा 24, फिर 2 से कटेगा 12, फिर 2 से कटेगा 6 और फिर 2 से कटेगा 3। 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। क्लियर है क्या? तो इसका जो एचसीएफ आएगा ना, एचसीएफ वो आएगा 2 का क्यूब बस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 13 और 3 में कोई कॉमन नहीं है, 2 में ही कॉमन है और वो भी लोवेस्ट लेते हैं हम एचसीएफ में, तो 2 के क्यूब आ जाएगा यानी कि 8। यानी हर रो में 8 लोग होने चाहिए। और मैं फिर से समझा रहा हूँ, प्लीज यार इस चीज को समझ लो, क्यों कह रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम हमको सेम रखना है। तो नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम रखना है ना, तो हर एक रो में ये जो रो होता है, रो, ये जो रो होता है ऐसे, ये इसको रो बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ बैंड वाले और नंबर ऑफ आर्मी वाले सेम होने चाहिए। जब इसमें सेम रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कॉलम है वो एग्जैक्ट आएगा। और सेम रखने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जो रो है, ये वाला रो जो है वो सेम होना चाहिए। सेम नंबर ऑफ रो रहेंगे तो सेम नंबर ऑफ कॉलम बन जाएगा। क्लियर है? चलिए इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, तो इसको आप कर लीजिए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आसान क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको देख लीजिए। चलिए हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपने पास फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद से अब वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होता है। धड़ाधड़ करेंगे, फटाफट करेंगे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 404 का फैक्टराइजेशन और 96 का फैक्टराइजेशन, ठीक है। 404 का फैक्टराइजेशन कर लिया जाए, तो 404, 2 से कटेगा 202 जी, फिर 2 से कटेगा 101, 101 इज अ प्राइम नंबर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 101। इसका फैक्टराइजेशन हो गया। 96 का किया जाए, 96 का करोगे 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। अभी अभी जस्ट किया था 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, यानी 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। 3 को मैं चलो यहाँ लिख ले रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के अपने पास यहाँ पे 3 के पावर ऊपर 0 हो जाएगा और यहाँ 101 के पावर 0 हो जाएगा। दैट्स इट। लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी, जैसे आप कंफर्टेबल फील करो वैसे करना, ठीक है। नाउ सबसे पहले निकाल लो एचसीएफ।
तो एचसीएफ में हम लेते हैं लोवेस्ट पावर यानी कि 2 का स्क्वायर। इसमें 0 नहीं लिखना है और 3 0 नहीं लिखना है, मतलब 2 के पावर 2 मतलब 4। समझ रहे हो आप? 3 के पावर 0 और 3 में लोवेस्ट 3 के पावर 0 है तो 3 के पावर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। 101 में 101 के पावर 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी 2 स्क्वायर जो है यानी 4 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम थोड़ा बड़ा आएगा, कैलकुलेटिव आएगा। 2 स्क्वायर और 2 के पावर 5, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 101 और 101 में 101 ले लेंगे, पावर 0 छोड़ देंगे, हाईएस्ट लेते हैं ना, और यहाँ 3 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 101 और 3, यानी 4 3 12, ये आ गया 12 इंटू 101। अब 12 इंटू 101 अगर आप करते हो तो ये आ जाएगा 202 और इसके नीचे 101, यानी कि हो जाएगा 2121। सही है ना भाई? 2 1 के 2 0 2, फिर यहाँ पे 101 2 1 2 1, ठीक है। ये आ जाएगा 1212, 4 3 12, ठीक है, स्क्वायर 4। अरे अरे अरे, गलत हो रहा है। यहाँ पे जब हाईएस्ट पावर की बात मैं कर रहा था तो यहाँ पे 5 लेना था मुझे, ये मिस्टेक हुआ यहाँ पे थोड़ा सा। ओहो हो, गलती हो जाता है कभी कभी, सुधार लो यार। और देखो मैं गलतियां कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ठीक है, टीचर्स गलती करते हैं, बच्चे भी गलती करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर 5, ठीक है, बट अपनी गलतियां देखनी होती है, सुधारनी होती है। मुझे कुछ कुछ तो लग जाता है कि कहीं तो गलती हो रही है मुझसे ठीक है। बाय द वे 2 के पावर 5 होगा, 2 के पावर 5 की वैल्यू क्या होगी? 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 जार 32, ठीक है। जैसे 5 बार है ना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 2 दूना 4, फिर ये 4 दूना 8, 8 दूना 16 और ये 16 दूना 32, 32। तो ये हो जाएगा 32 और 32 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 दूना के 6 और 3 तियाँ 9, ये आ जाएगा 96 और 101। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 606, फिर 909, ये आ जाएगा 96969, यानी 9696 आ रहा है आंसर, ये आ जाएगा 9696। तो एलसीएम भी आ गया और अपने पास जो है एचसीएफ भी आ गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स और एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम कर लो, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये इक्वल टू, तो क्या है देखो, 9696 जो है वो एलसीएम है और 4 जो है वो एचसीएफ है। मैंने इधर उधर लिख दिया, एचसीएफ ही है एलसीएम ही है, कोई बात नहीं है। अब 9696 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आएगा? तो 6 4 जा 24, कैरी आया 2, 9 4 जा 36, 36 प्लस 2 38, कैरी आया 3, और उसके बाद से 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27, और 2 कैरी आया, और उसके बाद से 9 4 जा 36, 36 प्लस 2 38, यानी 38,784, 38,784, ठीक है। कैलकुलेशन आराम से करना होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, सो व्हाट आर प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स जो होंगे वो हो जाएंगे कितना, 404 मल्टीप्लाइड बाई 96, ठीक है। तो 404 मल्टीप्लाइड बाई 96, जरा करना तो फास्ट 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 फास्ट। देखो 6 4 जार 24, 6 चौके 24 और 6 4 जार 24, 9 चौके 36 और 9 चौके 36, तो ये आ गया 4, 6 2 8, 4 3 7, 6 2 8 और 3, सेम आया 38,784, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ आया है वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आए हैं। तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर द एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इज इक्वल टू, आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और ये वेरीफाई भी हो गया, तो हम लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद से एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ में हम लोवेस्ट पावर लेते हैं, एचसीएफ में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पे लोवेस्ट ले लिया था, किसी में भी गलती हुआ, एक अक्षर की भी गलती हुई, सारा सॉल्यूशन गड़बड़ हो जाएगा, तो ध्यान रखना होता है, ठीक है, और अपनी गलती को भी समझना होता है। चलिए तो खत्म करते हैं इस वीडियो सेशन को, और आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, जी हाँ, कि ये खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप जो है अच्छे से कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5 मार्क्स क्वेश्चन के साथ, हाँ, और उसके बाद से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर लिया जाएगा। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।